हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र तैयारी में आज हम गर्भवती के एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है और गर्भवती महिला के सुपर हिट करीब 1200 से 1500 एमसीक्यू में आपको दूंगी हमारे हम जीतेंगे बैच में। उस ई बुक की आप लोग प्रिंट करा के प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भ की प्रथम गति तथा उसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस महीने में होती है। देखो, आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने चौथे से पाँचवें महीने में होती है। चौथे महीने में स्टार्टिंग हो जाती है और पाँचवें महीने में अनुभव होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाँचवें महीने, या हम बोल सकते हैं 20वें हफ्ते के आसपास। 20वें हफ्ते के आसपास गर्भ की प्रथम गति तथा उसके सिर पर बालों की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उस गर्भावस्था के जो बाल होते हैं बच्चे के शरीर पर, जो पूरे कवर किए हुए होते हैं, जो उसकी पीठ वगैरह पर रहते हैं, सारे जगह पर रहते हैं, उसको हम लेनुगो बोलते हैं। जो गर्भावस्था में जो उसके शरीर को जो ढके हुए होते हैं जो बाल, उसको हम लेनुगो बोलते हैं। जबकि उस सिर पर जो बाल आते हैं वो कब आते हैं? पाँचवें हफ्ते में आते हैं, या पाँचवें महीने में आते हैं। और हफ्ते की बात की जाए तो 20वें हफ्ते में आते हैं। 14 हफ्ते से ये शिशु की त्वचा में बालों के रोम बनने लगते हैं। गर्भावस्था के दौरान बालों में बदलाव भी होता रहता है। शरीर में हार्मोन का स्तर तेजी से कम भी होता है। प्रसव के बाद क्या होता है, जैसे कि महिला की डिलीवरी हो गई तो उसके बाद क्या होता है, हार्मोन का स्तर जो होता है तेजी से कम होने लगता है। इस कारण प्रसव के करीब 3 महीने बाद महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या भी आती है। तो ये वाला क्वेश्चन फिलहाल याद रखिएगा। गर्भ की प्रथम गति तो उसके सिर पर बालों का जो उपस्थिति है वो किस महीने में होती है? तो पाँचवें महीने में होती है। आपसे पूछे किस हफ्ते में होती है, तो हफ्ता कौन सा होता है? 20वें हफ्ता पे होता है। इसमें शरीर पर बाल, बाहों पर बाल, पलकों पर बाल इत्यादि का विकास होने लगता है तथा फिंगरप्रिंट भी आने लगते हैं। तथा जो फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं, मतलब उंगलियों के निशान जो होते हैं वो भी आने लगते हैं। महिला जो अनुभव कर सकती है इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है, बार्थोलिन ग्रंथि के क्या काम होते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है क्या काम करती है? तो बार्थोलिन ग्रंथि सबसे पहले ये 2017 में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 2017 में ये पूछा गया था। तो बार्थोलिन ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? तो ये योनि में पाई जाती है और योनि को चिकनाहट प्रदान करती है, स्नेहन प्रदान करती है। संभोग के समय ये योनि को क्या करती है? स्नेहन प्रदान करती है, घर्षण को कम करने का काम करती है और सहज बनाने का काम करती है। ठीक है, तो बार्थोलिन ग्रंथि की बात करें। बार्थोलिन ग्रंथि पूछे कहाँ पाई जाती है, तो योनि में पाई जाती है। योनि के द्वार के दोनों ओर स्थित होती है। योनि का जो द्वार होता है उसके दोनों ओर ये स्थित होती है। दो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं और ये बार्थोलिन ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये भी एक तरल पदार्थ का सीक्रेशन करती है जो योनि को चिपचिपा बनाता है। बार्थोलिन ग्रंथियों में भी कभी कभी तरल पदार्थ भर जाता है, ग्रंथि में भर जाता है, जिससे बार्थोलिन सिस्ट या बार्थोलिन फोड़ा बन जाता है। बार्थोलिन ग्रंथियों का आकार क्या होता है? तो बार्थोलिन ग्रंथियाँ इस प्रकार की मटर की आकार की होती हैं। ये आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और इसके अलावा बार्थोलिन में सिस्ट जो बन जाता है, बार्थोलिन ग्रंथियों में जो भराव हो जाता है, वो यौन संचारित जीवाणु संक्रमण, एसटीआई जिसको हम बोलते हैं, जीवाणु संक्रमण हो जाए यौन संचरण में, या कोई दूसरा जीवाणु संक्रमण हो जाए, उसके कारण बार्थोलिन सिस्ट भी हो जाता है। इसके अलावा इसके और लक्षणों में बार्थोलिन सिस्ट में योनि में गांठ हो जाती है, रक्त स्राव हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सर्जिकल द्वारा इस सिस्ट को निकाला जाता है। जो बार्थोलिन में सिस्ट हो जाता है तो उसको किसके द्वारा निकाला जाता है? सर्जिकल के द्वारा निकाला जाता है। बहुत ही छोटी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर या 0.4 इंच की होती है ये बार्थोलिन ग्रंथि। पिछली बार आया था ये क्वेश्चन, ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये योनि में पाई जाती है। अगला है, गर्भाशय जो नलिका है, गर्भाशय नलिका के किस भाग में निषेचन प्रक्रिया होती है? देखो, ये तो हमें पता है कि गर्भाशय नलिका में निषेचन होता कहाँ है। तो हमको पता है कि जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है जो निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। जो फेलोपियन नलिका होती है
वहाँ पर निषेचन होता है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों जगह पे निषेचन होता है। अब ये फैलोपियन नलिका के भी किस भाग में निषेचन होता है? फैलोपियन नलिका का भी कौन सा ऐसा भाग होता है जिसमें निषेचन होता है? तो वो होता है एम्पूला। कौन से भाग में निषेचन होता है? एम्पूला होता है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है, अंडाशय और गर्भाशय के बीच एक खोखली नलिका होती है, निषेचन यहीं पर ही होता है। और और जो ये अंडाशय जो निकलता है वो कब निकलता है? अंडोत्सर्ग के दौरान निकलता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब की आपसे लंबाई पूछें कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई क्या होती है, गर्भाशय नलिका की लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ये भी याद रखना। फैलोपियन ट्यूब का जो मुंह होता है उसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। फैलोपियन नलिका का जो मुंह होता है उसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो इसका मुंह होता है। जैसे ये गर्भाशय की वांग है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर जो हिस्सा होता है वो उसको हम गर्भाशय बोलते हैं। ये जो इस तरह से जो आती है इसको हम, ये जो इस तरह से गई है जो नली खोखली तरीके की नली होती है, इनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ये जो नीचे जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स या गर्भाशय नलिका। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। गर्भाशय नलिका का कहाँ पे निषेचन होता है? कहाँ पे होता है? एम्पुला में होता है। और इसका जो सबसे फूला हुआ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? इसका इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो इसका मुंह कहलाता है। फैलोपियन नलिका का मुंह क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम कहलाता है फैलोपियन नलिका का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका के किस भाग में होती है? तो एम्पुला भाग में होती है। महिला का जो प्रजनन पथ होता है, महिला की हम बात करें प्रजनन पथ की, तो उसमें कई अंग शामिल होते हैं। एक तो होता है उसको, एक सबसे पहले होता है प्राथमिक अंग। महिला का से एक होता है प्राथमिक अंग, एक होता है जो माध्यमिक अंग, एक होता है माध्यमिक अंग, और एक होता है बाहरी अंग। प्राथमिक जो यौन अंग होता है वो होता है अंडाशय। महिला का प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। माध्यमिक जो यौन अंग होता है वो अंडवाहिनी होती है, या यही फैलोपियन नलिका होती है। ठीक है, और जो बाहरी अंग होता है वो क्या होता है? योनि होती है। बाहरी अंग क्या होता है? योनि होती है। गर्भाशय की प्रत्येक तरफ से निकलने वाली डम्य नलिका का एक युग्म होती है, मतलब दो जोड़ों में ये पाई जाती है। और जो ये गर्भाशय नलिका होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और एक इसका जो मुख होता है वो एक कीप के आकार का होता है। इस कीप को हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। जैसे कि ये इस तरह से ये आई, इस तरह से ये उंगली उभार की तरह से रचना गई है। तो ये जो उंगली उभार टाइप की ये जो रचना होती है यहाँ पे, और ये जो इस तरह से जो कीप के समय में इस तरह कीप के फेस में आती है, उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, ये जो भाग होता है गर्भाशय का इसको हम बोलते हैं फंडस। इसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। और ये जो बीच का भाग होता है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहीं पर ही ओवेरी रहती है, यहीं पर ही ओवरी रहती है जो फैलोपियन ट्यूब में। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। और गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा ही बच्चा जो होता है बाहर आता है। गर्भाशय ग्रीवा की जब जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है, तब जो बच्चा होता है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और इसकी लंबाई भी पूछ सकते हैं, तो लंबाई भी याद रखिएगा। एम्पूला प्राथमिक स्थान के रूप में काम करता है, जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और जहाँ पर निषेचन होता है। ये इसका कारण होता है कि ये अनुकूलित वातावरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थानिक गर्भावस्था का सबसे सामान्य स्थान क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अस्थानिक गर्भावस्था क्या होती है? देखो, इसको हम बाहरी गर्भाशय अवस्था भी बोलते हैं, या हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। जहाँ पर बाहर निषेचन कराया जाता है उसको हम अस्थानिक गर्भाशय बोलते हैं। ऐसी गर्भावस्था जिसमें शुक्राणु से मिलने के बाद अंडा जो होता है गर्भाशय के बाहर विकसित होता है, ऐसी गर्भावस्था होती है जिसमें शुक्राणु से मिलने के बाद अंडा से क्या होता है? गर्भाशय के बाहर विकसित होता है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय के बाहर जीवित नहीं रह पाते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाए तो वे दूसरे अंगों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, जिससे कि क्या होता है?
कि खून की कमी, जानलेवा स्तर, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं जो अस्थानिक गर्भावस्था होती है वो कहाँ पर होती है। अस्थानिक गर्भावस्था कहाँ पर होती है? ट्यूबल एम्पुला में होती है, ट्यूबल स्थमस में होती है, या अंडाशय में होती है? तो एम्पुला में ही होती है। अस्थानिक गर्भावस्था कहाँ पे होती है? ट्यूबल एम्पुला में होती है। अस्थानिक गर्भावस्था क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जो आपके गर्भाशय के बाहर फैलोपियन नलिका के एम्पुला में होती है। अगला है गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का उपयोग। गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, या 9 सप्ताह। गर्भावस्था के में बोल रहे हैं कि गर्भावस्था में भ्रूण भ्रूण जो बच्चा होता है, जो अंदर होता है, उसको भ्रूण कब से कहा जाने लगता है? कि 8वें सप्ताह के बाद या 9वें सप्ताह के बाद जो भ्रूण होता है उसको भ्रूण कहा जाने लगता है। मानव गर्भधारण में होने वाले शिशु को गर्भधारण के 9वें सप्ताह तक या आपके अंतिम मासिक धर्म के 11वें सप्ताह तक भ्रूण नहीं माना जाता है। ठीक है। और 9 सप्ताह के बाद हम इसको क्या कहने लगते हैं? 9 सप्ताह के बाद हम इसको भ्रूण कहने लगते हैं। भ्रूण अवस्था जो होती है विकास का अंतिम चरण होती है। गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के बाद, गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के बाद जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है उसको हम भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण अवस्था कब शुरू होती है? जब निषेचित अंडा जो होता है गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अनिषेचित जो अंडा होता है गर्भाशय में जब प्रत्यारोपित हो जाता है तो उसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। भ्रूण अवधि में ही शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण तंत्रों का गठन होता है। भ्रूण अवस्था के बाद 3 महीने की बात को हम भ्रूण को गर्भ या फीटस कहने लगते हैं। 3 महीने की गर्भावस्था के बाद उसको क्या कहने लगते हैं? गर्भस्थ शिशु भी कहने लगते हैं, फीटस भी कहने लगते हैं। 9वें सप्ताह तक आने तक भ्रूण का जो आकार है वो एक चेरी के आकार का होता है। इस प्रकार से अल्ट्रासाउंड द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के 16 से 24 सप्ताह के बीच में या 16 से 20 सप्ताह के बीच में हम भ्रूण को हिलते हुए भी देख सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है पहली तिमाही में बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव क्या दर्शाता है? मतलब पहली तिमाही में क्या हो रहा है कि बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के रक्तस्राव, मतलब ना तो गर्भाशय में दर्द हो रहा है, ना ही संकुचन हो रहा है, और ना ही गर्भाशय ग्रीवा फैल रही है, फिर भी रक्तचाप हो रहा है। तो वो कौन सा इनमें से कौन सा गर्भपात होगा अगर रक्तस्राव होने लगा? तो इस प्रकार का जो गर्भपात होता है वो संभावित गर्भपात होता है। जहाँ गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है लेकिन उस अवस्था में आगे नहीं बढ़ पाती जहाँ से इसे पुनः प्राप्त किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं संभावित गर्भपात। ये गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के दौरान होने लगती है। इसमें अचानक से योनि से रक्तस्राव आने लगता है। 20वें सप्ताह के दौरान ही ऑटोमेटिकली होने लगती है। कब होने लगती है? 20वें सप्ताह के दौरान। अपरिहार्य गर्भपात क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम आगे गर्भावस्था को बनाए नहीं रख सकते। महिला की तबीयत खराब है या बच्चे के साथ कोई समस्या है तो हम जानबूझकर जो बच्चे को अबॉर्ट कराते हैं या गिराते हैं उसको हम बोलते हैं अपरिहार्य गर्भपात। लीन गर्भपात क्या होता है? लीन गर्भपात वो होता है जब बच्चा जो होता है पेट में ही मर जाता है, जब पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको लीन गर्भपात कहते हैं। पूर्ण गर्भपात क्या होता है? गर्भाधान के सभी उत्पादों के पारित होने के बाद, मतलब पूरा जो गर्भाधान हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, गर्भाशय का संकुचन और रक्तस्राव कम हो जाता है और गर्भाशय ग्रीवा कम बंद हो जाती है। ठीक है, गर्भाशय की ग्रीवा बंद हो जाती है तो वो जो अवस्थिति होती है उसको हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। पूर्ण गर्भपात किसे कहते हैं? जब पूरा का पूरा मतलब जो गर्भावस्था है, गर्भधारण के सभी ऊतक जो होते हैं वो गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं और सारी चीज़ें पूरा मतलब पूरी तरह से गर्भपात हो जाता है, उसको हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द इसमें होता है। और गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले होने वाले गर्भपात को क्या बोलते हैं? हम गर्भपात बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। लीन गर्भपात क्या होता है कि जब बच्चा अंदर मर जाता है। अपरिहार्य गर्भपात क्या हो जाता है? अपरिहार्य गर्भपात मतलब बिना कुछ कारण से अचानक से 20वें सप्ताह में अचानक से जो रक्तस्राव ऑटोमेटिकली होने लगता है उसको हम अपरिहार्य गर्भपात कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण जब उसमें सब कुछ बाहर निकल आता है उसको हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है? गर्भावस्था के दौरान कितने आयरन की आवश्यकता होती है? देखो, गर्भावस्था के दौरान हर तत्व की ज़्यादा ही मात्रा आवश्यक होती है। आयरन की बात की जाए तो आयरन 1000 मिलीग्राम आवश्यक होता है, या हम इसको 1 ग्राम भी बोलते हैं। बात की जाए अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन की बात की जाए तो दूसरी तिमाही में अगर बात करें तो प्लस 9.5 आवश्यक होती है। एक सामान्य महिला जैसे 46 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है, दूसरी तिमाही में एक गर्भवती महिला को 9.5 एक्स्ट्रा चाहिए है, और तीसरी तिमाही में 22 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए है। प्रोटीन की लगभग 70-75 ग्राम चाहिए होता है प्रोटीन। बात की जाए गर्भवती महिला को विटामिन ए की, तो विटामिन ए गर्भवती महिला को लगभग 900 माइक्रोग्राम चाहिए है। 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए है। विटामिन सी की बात करें तो 80 मिलीग्राम विटामिन सी एक गर्भवती महिला को चाहिए है। विटामिन डी की बात करें तो 600 इंटरनेशनल यूनिट एक गर्भवती महिला को चाहिए है। ये सारी चीज़ें पोषण के लिए आवश्यक है। बात की जाए फास्फोरस की, तो लगभग 2000 मिलीग्राम फास्फोरस एक गर्भवती महिला को चाहिए है। 385 मिलीग्राम मैग्नीशियम एक गर्भवती महिला को चाहिए है। ठीक है। विटामिन B1 की बात करें तो लगभग 2 मिलीग्राम विटामिन B1 गर्भवती महिला को, या थायमीन गर्भवती महिला को चाहिए है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये सारे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गर्भवती महिला के लिए। एक धात्री महिला के लिए पोषण और एक गर्भवती महिला के लिए पोषण वाला टॉपिक लेके आऊँगी, जिसमें उनसे संबंधित ICMR के जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे हम करेंगे। जितने भी गर्भवती महिला को जिस भी तत्व की आवश्यकता जितनी होती है ICMR के अनुसार, कैल्शियम कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए, मैग्नीशियम कितना चाहिए, आयोडीन कितना चाहिए, इसके अलावा धात्री महिला को हर पोषण की मात्रा कितनी चाहिए, खनिज तत्वों की कितनी कितनी मात्रा चाहिए, रेसेस कितने चाहिए, जो कि हम बोल सकते हैं कि ICMR 2024 के अनुसार भी एक पूरा डाटा दिया है गर्भवती महिला को उसकी कैलोरी में कितने किस किस पार्ट में सारे तत्व रहना चाहिए। तो ये सारे ही फैक्ट हम करेंगे। बात की जाती है इसका क्या हो गया, 1000 मिलीग्राम हो गया। अगर हम बात की जाए धात्री महिला को 1200 मिलीग्राम चाहिए है। प्रसव के समय जब डिलीवरी होती है महिला की, तो लगभग 500 जो मिलीग्राम है रक्त जो होता है वो उसका ब्लड लॉस हो जाता है। लगभग 500 मिलीग्राम तो ब्लड लॉस हो जाता है। अगर सीजेरियन हो, सी सेक्शन डिलीवरी हो, तो लगभग 1000 मिलीग्राम रक्त हो जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लगभग 0.03 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। अब जब इतना आयरन खर्च हो जाएगा तो सोचिए इतना ब्लड चला जाएगा, हीमोग्लोबिन चला जाएगा, तो उसको महिला को उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है प्री एक्लेम्प्टिक। प्री एक्लेम्प्टिक क्या होता है? प्री एक्लेम्प्टिक वो स्थिति होती है जब महिला का उच्च रक्तचाप हो जाता है। जो सामान्य गर्भवती महिला होगी उसका वैसे भी जो बीपी होता है वो नॉर्मल जो साधारण महिला होती है, जिसका साधारण महिला का जो बीपी होता है 120/80, उससे गर्भवती महिला का नॉर्मली ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो जाता है, 160-180 से ज़्यादा हो जाता है, इसके अलावा मूत्र से प्रोटीन आने लगता है, महिला को दौरे पड़ने लगते हैं, ये सारी स्थिति होती है, तो उसको हम प्री एक्लेम्प्टिक कहते हैं। प्री एक्लेम्प्टिक महिला को मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दिया जाता है? APH को नियंत्रित करने दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? APH को नियंत्रित करने दिया जाता है। अब ये APH क्या होता है? APH हम बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं, मतलब प्रसव से पूर्व रक्त स्राव होता है उसको रोकने के लिए एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं। एंटीपार्टम हैमरेज इसको बोलते हैं। एंटीपार्टम हैमरेज का मतलब क्या होता है? प्रसव पूर्व जो रक्त स्राव होगा, अगर रक्त स्राव हो गया तो मतलब बच्चा गिर जाएगा, तो उसको रोकने के लिए ही हम महिला को मैग्नीशियम सल्फेट की जो टैबलेट देते हैं। ये भी पूछा जाता है कि प्री एक्लेम्प्टिक महिला को कौन सा दवाई दी जाती है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दी जाती है? APH को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है। APH क्या होता है? एंटीपार्टम हैमरेज होता है, मतलब प्रसव पूर्ण रक्त स्राव को रोकना। ये गर्भावस्था के 24 सप्ताह से ज़्यादा होने पर और बच्चे के जन्म से पहले जननांग पथ से या उसके अंदर होने वाला रक्त स्राव होता है। इसके कई कारण होते हैं। ये तो प्लेसेंटा प्रीविया होता है,
या प्लेसेंटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना। तो ये सारे प्लेसेंटा प्रीविया मतलब गर्भाशय की ग्रीवा पे आके रुक गया है प्लेसेंटा, ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो ये इस मैग्नीशियम सल्फेट की जो टैबलेट दी जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। प्री एक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट इसीलिए दिया जाता है ताकि रक्त स्राव जो है वो रुक सके। फ्रेंड्स अभी भी समय है, अगर आप चाहेंगे तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आप ये 28 दिन का कोर्स आप 28 दिन में भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। हम यहाँ बहुत शानदार तैयारी करवा रहे हैं, सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा आपको याद करवा रहे हैं क्योंकि समय कम है। टॉपिक पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो लेकिन ट्रिक द्वारा करोगे तो ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक आसान हो जाएंगे। यहाँ पर रिवीजन प्रैक्टिस प्लस ट्रिक द्वारा टॉपिक तैयार, ट्रिक द्वारा वीडियो लेक्चर, 2000 प्लस अधिनियम एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू के एमसीक्यू मिलेंगे आपको, सारी थ्योरी मिलेगी। इस प्रकार हम ये ई बुक भी लॉन्च कर रहे हैं, फरवरी से इसी बैच में दी जाएगी, अलग से नहीं रहेगी। जैसे अधिनियम की 2000 एमसीक्यू की, महिला सुपरवाइजर की 3000 प्लस एमसीक्यू की, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू की, ग्रंथि और हार्मोन के 300 प्लस एमसीक्यू की, इस प्रकार से ये बुकलेट दी जाएंगी। ये इन बुकलेट के अलावा कुछ भी बाहर नहीं जाना है, यही बुकलेट इनमें हम हर टॉपिक हर एमसीक्यू कवर कर देंगे। हर टॉपिक का हर एमसीक्यू, हर टॉपिक की ट्रिक कैसे याद होगी, सारा कुछ हम ये कवर करवाएंगे। किस तरह से आपको ये लेना है, आप इसमें आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं। इसमें आपको क्या होता है, 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। वो टेलीग्राम में एक टेस्ट ग्रुप रहता है और एक प्रैक्टिस ग्रुप रहता है जिसमें सारी पीडीएफ होती हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। और एक मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर हम प्रैक्टिस कराते हैं। सारे टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार करवाए जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है टेस्ट। हमारे यहाँ रोज़ टेस्ट होता है, बच्चे रोज़ टेस्ट देते हैं, रोज़ टॉपिक दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है, तैयारी के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, टॉपिक दी जाती है, थ्योरी दी जाती है, एमसीक्यू दिए जाते हैं। किस प्रकार से टेलीग्राम मिलता है, देखिए फ्रेंड्स, ये हम हमारे हम जीतेंगे टेलीग्राम पर आ गए हैं। ये देखिए मैंने ये ट्रिक द्वारा याद करवाया है, आज मैंने अभी रात को ही याद करवाया है। जितने भी रोग दिवस हैं, जितने भी ये रोग दिवस हैं, महिलाओं और बच्चों से संबंधित दिवस हैं, रोग दिवस हैं, जनवरी में जितने रोग मनाए जाते हैं, फरवरी में जितने रोग मनाए जाते हैं, सारे ही हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य करीब 500 प्लस योजनाएं, स्वास्थ्य की 500 प्लस योजनाएं और सारे के सारे करीब 2000 प्लस एमसीक्यू योजनाओं के, ये सारे आपको मिलेंगे। आज के टेस्ट का टॉपिक देखिए जो 26 जनवरी को टेस्ट होना है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, आईसीएमआर रिपोर्ट, स्वास्थ्य योजना भाग 6, रोग दिवस, ये सारे टॉपिक का टेस्ट है। इस प्रकार से टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट का एक अलग ग्रुप मिलता है। ये स्वास्थ्य योजनाओं का ट्रिक वीडियो है। जितनी भी योजनाएं होती हैं उनकी डेट आपको याद नहीं होती है तो आप ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। सारी डेट आप ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। ट्रिक से सारे ही टॉपिक याद हो जाएंगे, है ना। सारे ही कठिन, जैसे ये राष्ट्रीय रोग संस्थान है, जितने भी संस्थान है, आयुर्वेद संस्थान हुआ, यूनानी संस्थान हुआ, या मलेरिया रोग संस्थान हुआ, विषाणु रोग संस्थान हुआ, संचारी रोग संस्थान हुआ, दृष्टिवादी संस्थान हुआ, श्रवणवादी संस्थान हुआ, अस्थिवादी संस्थान हुआ, सारे ही हमने यहाँ पे ये सारा ही ट्रिक द्वारा करवाया है। और सारे टॉपिक यहाँ पे जाके आप यहाँ पे सारी फाइल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे तो अधिनियम मिल जाएंगे, सारे अधिनियम की आपको थ्योरी मिल जाएगी, सारे अधिनियम के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है। इसके अलावा ये बुकलेट आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे ये अधिनियम की बुकलेट है, ऐसे ही आपको गर्भवती महिला की मिलेगी, ऐसे ही प्रसव के क्वेश्चंस की मिलेगी, ऐसे ही रोग की मिलेगी, पोषण स्वास्थ्य की मिलेगी। सारी ई बुक इसी प्रकार से आपको दी जाएंगी जिसमें सारे फैक्ट कवर रहेंगे। सारी ही ई बुक, हर तरह के एमसीक्यू आपको, एक टॉपिक के मैक्सिमम जितने एमसीक्यू बन सकते हैं सारा हम कवर कराएंगे। एक ही जगह जहाँ पर ट्रिक भी मिलेगी आपको वीडियो भी मिलेंगे, ट्रिक वीडियो भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आप घर पे बैठ के इसकी प्रिंट निकाल के खुद तैयारी भी कर सकते हो। पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल के उसकी तैयारी भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गर्भकालीन आयु से छोटा, गर्भकालीन आयु से छोटा और गर्भकालीन आयु से बड़ा। गर्भकालीन आयु से छोटा को मतलब हम बोलते हैं LBW, मतलब वो अपनी लो बर्थ वेट है और अपनी आयु से कैसा है, छोटा है। या हम इसको ये वजन में बोलेंगे LDW और हाइट में अगर बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे SGA।
SGA मतलब इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये गर्भकालीन आयु में होगा। SGA का फुल फॉर्म होता है क्या? SGA स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मतलब होता है गर्भकालीन आयु से छोटा, और गर्भकालीन आयु से बड़े को हम क्या बोलेंगे? LGA बोलेंगे। गर्भकालीन आयु से बड़े को हम बोलते हैं लार्ज जेस्टेशनल एज। गर्भकालीन आयु से छोटे को क्या बोलेंगे? स्मॉल जेस्टेशनल एज। और गर्भकालीन आयु से बड़े को क्या बोलेंगे? लार्ज जेस्टेशनल एज बोलेंगे। ठीक है, तो जब बच्चा अगर पेट में है और उसका जितना हाइट होनी चाहिए उससे बच्चा कम होता है तो उसको हम बोलते हैं SGA, और जितना हाइट उसकी होना चाहिए उससे ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं LGA। दोनों ही स्थिति खराब होती है। जेस्टेशनल, जी से मतलब होता है गर्भकालीन, जेस्टेशनल मतलब क्या होता है? गर्भकालीन होता है। तो अगर SGA और LGA जैसी स्थिति हो जाती है तो शिशुओं में पॉलीसिथेमिया हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? कैल्शियम का स्तर इसमें कम हो जाता है। कैल्शियम का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, लगभग साढ़े आठ मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अगर कम होता है रक्त में कैल्शियम का स्तर तो उसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर अगर 52 से कम होता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया क्या होते हैं? ऊतकों में ऑक्सीजन का कम स्तर, जब ऊतक में ऑक्सीजन कम होती है तो उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और हाइपोथर्मिया क्या बोलते हैं? जब शरीर का तापमान जो होता है सामान्य से कम होता है, जैसे कि मानव शरीर का तापमान लगभग 98.6 डिग्री होता है, इससे अगर कम तापमान होता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या कारण ऐसा हो जाता है, कौन सा ऐसा कारण हो जाता है कि बच्चे शिशुओं में पॉलीसिथेमिया हो जाता है? तो ये कारण होता है हाइपोक्सिया। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाना। यदि बच्चा गर्भकालीन आयु से छोटा हो जाता है या गर्भकालीन आयु से बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया क्या होता है? रक्त जो प्रवाह होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वहाँ पे RBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पॉली का मतलब ही ज़्यादा होना होता है। पॉलीसिथेमिया क्या होता है? पॉलीसिथेमिया मतलब होता है रक्त में प्रवाह में लाल कोशिकाओं की वृद्धि हो जाना। SGA और LGA दोनों ही स्थितियों में ऐसा जोखिम होता है जब RBC की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जो हाइपोक्सिया का कारण बढ़ती है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का स्तर कम होना। यदि बच्चा अपने गर्भकाल में, जब बच्चा पेट में होता है तब वो यदि अपने जो उसका एवरेज हाइट होना चाहिए उससे कम होता है या जो एवरेज हाइट होना चाहिए उससे बड़ा होता है तो दोनों ही स्थिति में पॉलीसिथेमिया हो जाता है, मतलब RBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। याद रखिएगा, दोनों ही स्थिति में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मधुमेह अगर गर्भावस्था होती है, अगर महिला जो होती है मधुमेह, अगर जो बच्चे का जिस महिला के पेट में बच्चा है और उस महिला को अगर शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो उसका बच्चा जो होगा ना ज़्यादा वजन का पैदा होगा। करीब 4 किलो का बच्चा वजन पैदा होता है और जिससे नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं होती है, जिसके कारण सीजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की, तो नॉर्मल जो स्थिति होती है जिसमें सिर बाहर होता है, पैर पीछे होते हैं, उसको हम यूटोसिया कहते हैं। जबकि जो असामान्य प्रसव होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टोसिया। यूटोसिया मतलब क्या होता है? सामान्य प्रसव को हम यूटोसिया बोलते हैं और असामान्य प्रसव को डिस्टोसिया बोलते हैं। गर्भकालीन आयु से छोटा और गर्भकालीन आयु से बड़ा अगर शिशु होता है तो उसको पॉलीसिथेमिया हो जाता है, मतलब उसकी RBC जो होती है काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और उसको हाइपोक्सिया हो जाता है। तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। SGA क्या होता है? SGA का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, स्मॉल जेस्टेशनल एज, और LGA का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, लार्ज जेस्टेशनल एज। दोनों ही याद आपको करना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप कर सकते हो, बट आपको करना है स्मार्ट स्टडी। आपने कहीं का पैकेज लिया हो नहीं लिया हो, अगर आप खुद से भी स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद भी जब करें तो बहुत स्मार्ट स्टडी कीजिए, खुद वही टॉपिक पढ़िए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है कि आप वही टॉपिक पढ़िए जो इंपॉर्टेंट। गर्भवती महिला से संबंधित तो 10 से 12 MCQ आना ही आना है। तो गर्भवती महिला जो है मोस्ट टारगेटेड उनको पेपर होना, मतलब पॉइंट होना चाहिए आपके पढ़ने के लिए, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा टीकाकरण हुआ, टीकाकरण से, मानव रोग से,
बाल श्रम नीतियों से, एड्स से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, अधिनियम से, योजना से, है ना, ये वाले जो फैक्टर, रोग नियंत्रण कार्यक्रम हुआ, रोग संस्थान हुआ, यहाँ से मतलब 100% क्वेश्चन पूछे जाना है। इसके अलावा प्रबंधन में पंचवर्षीय ये जो योजना है वहाँ से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। नेतृत्व है वहाँ से करीब 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये गिने चुने हैं कि इनको आप तैयार कर लोगे तो आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना है। अगला है एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किस स्थिति को बताता है? भ्रूण संकट को नहीं बताता। अगर भ्रूण संकट में होता है, भ्रूण अगर हो जाता है तो एमनियोटिक द्रव का रंग जो होता है एकदम हरे से कलर का हो जाता है। परिपक्वता के बाद परिपक्वता का कलर नहीं बताता। आरएच असंगति जो होती है, आरएच असंगति बताती है सुनहरा कलर। क्या बताती है? आरएच असंगति। एमनियोटिक द्रव अगर सुनहरा हो जाता है मतलब जो माता का ब्लड ग्रुप है और जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो क्या है? अलग अलग है। माता का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो उन दोनों का जो आरएच फैक्टर है मैच नहीं करता है, जिससे एमनियोटिक द्रव का रंग जो हो जाता है क्या हो जाता है? सुनहरा हो जाता है। एमनियोटिक द्रव क्या होता है? एमनियोटिक द्रव एक ऐसा पदार्थ होता है, ये जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे को जो चारों ओर से जो घेरे रहता है उसको हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ये काले पीले रंग का द्रव होता है और ये बच्चे की रक्षा करता है। एमनियोटिक द्रव बाहरी चोट से भी बचाता है, भ्रूण को गति की अनुमति भी देता है और इसका कुछ पोषण महत्व भी होता है। इसमें प्रोटीन और नमक की मात्रा कम होती है। इसको ये बोला जाए आपको ये क्या होता है? शुरुआती दौर में ये माता की प्लाज्मा का हिस्सा होता है, माता के प्लाज्मा से बनता है, लेकिन बाद में जब भ्रूण बन जाता है तो ये भ्रूण के मूत्र से बनता है। क्योंकि भ्रूण जो होता है पोषक तत्व माता से ग्रहण करने लगता है और मूत्र को सीक्रेट करने लगता है, तो उस मूत्र से बनता है एमनियोटिक द्रव। तो मेन इसकी जो एमनियोटिक द्रव की मात्रा होती है वो क्या होती है? भ्रूण का मूत्र जो होती है इसकी मेन मात्रा होती है। एमनियोटिक द्रव के भी मैंने करीब 100 से 150 क्वेश्चन करवाए हैं। इसके अलावा जो मैं एक ई बुक बना रही हूँ गर्भवती महिला की, उसमें हम एमनियोटिक द्रव के, प्लेसेंटा के, गर्भवती महिला के सारे ही फैक्ट रखेंगे। मैंने बोला आप उसकी बस कॉपी निकलवा के उसको करिएगा, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एमनियोटिक द्रव के ही हम उसमें 300-400 क्वेश्चन रखेंगे। इसके अलावा प्लेसेंटा के क्वेश्चन रखेंगे, गर्भवती महिला की देखभाल के रखेंगे, उसके पोषण के रखेंगे, जिससे आपका पहला वाला और 4 सेक्शन दोनों ही कवर हो जाएगा। आरएच असंगति मैंने बता दिया कि अगर महिला का रक्त जो होता है आरएच नेगेटिव होता है और बच्चे का रक्त जो होता है आरएच पॉजिटिव होता है तो आरएच असंगति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के लिए प्रयोगशाला परीक्षण डैश हार्मोन का पता लगाने पर आधारित होते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? एंटीडायरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको। एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? सारे लोग कमेंट कीजिएगा जिनको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं कि जो एडीएच हार्मोन है वो किस ग्रंथि से निकलता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सारे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है किस हार्मोन का पता लगाने पर आधारित होता है? मतलब हमको अगर पता लगाना है कि महिला गर्भवती है या नहीं तो डॉक्टर जो होगा उसके शरीर से किस पदार्थ को निकालेगा, किस हार्मोन की चेक करेगा? तो वो करेगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का पता लगाने से ही पता लगा के ही जो डॉक्टर है वो चेक करता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। यदि उसकी जो मात्रा होती है वो 5 ml से ज़्यादा होती है, 5 ml से अगर मात्रा SCG की, इसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मतलब SCG बोलते हैं, अगर इसकी जो मात्रा होती है वो 5 ml से ज़्यादा होती है तो मतलब महिला होती है गर्भवती। और यदि 5 ml तक होती है, 5 ml से कम होती है तो ये महिला गर्भवती नहीं होती। 10 सप्ताह तक SCG का स्तर जो होता है लगातार बढ़ता रहता है। जब गर्भधारण हो जाता है महिला को तो 10 से 12 दिनों के बाद मूत्र या रक्त में SCG हार्मोन पाया जाता है। ये आगे चलकर, पहले तो ये जो है पुप्यूस ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है, आगे चलकर आने वाले जैसे ही जो भ्रूण प्रतिस्थापित हो जाता है तो ये प्लेसेंटा का हिस्सा बन जाता है और ये प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होने लगता है। इसके अलावा जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये गर्भाशय की परत को मोटा भी करता है। क्या करता है? गर्भाशय की जो परत होती है उस परत को मोटा भी करता है ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन।
गर्भावस्था होती है तो उसके 10 सप्ताह तक ये लगातार बढ़ता रहता है। 10 से 12 दिनों में ये बढ़ता है, बनना स्टार्ट होता है और 10 से 12 सप्ताह तक ये बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद जो कम ज़्यादा इसका होता रहता है। गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में एससीजी का स्तर सामान्य तौर पे 5 से 50 मिलीग्राम के बीच होता है। और जो घरेलू परीक्षण होता है वहाँ पर इसका पता किया जाता है। अगर 25 तक भी हो जाता है तो गर्भवती उसको मान लिया जाता है। तो आपसे पूछेंगे गर्भवती की पुष्टि के लिए, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की चेक किया जाता है? तो एससीजी हार्मोन का चेक किया जाता है। कितने से ज़्यादा होने पर महिला गर्भवती होती है? तो 5 ml से ज़्यादा होने पर महिला गर्भवती होती है। किसके द्वारा ये निकलता है? ये पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है, लेकिन बाद में ये प्लेसेंटा द्वारा निकलने लगता है, ठीक है। और पहली तिमाही में इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसका ये जो महिला को पहली तिमाही में जो वोमिट आता है, ये सारी चीज़ स्थितियाँ जो उसके साथ बनती हैं, ये इसी के कारण ही बनती हैं, एससीजी के कारण ही बनती हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं गर्भावस्था की पहली तिमाही में महिला को जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसको वोमिट आती है, उसको चक्कर वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें किस कारण से होती है? इसी ह्यूमन कोरियोनिक के कारण होती है, ठीक है। ये तो हो गई ह्यूमन कोरियोनिक। बात करें हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, अंडे को निकलने के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो अंडाशय का फॉलिकल बनाने में हेल्प करता है। ये मतलब जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है, और ये जो पुटक होता है गर्भाशय, जो अंडाशय होता है, अंडाशय का बाहर का जो कवच होता है, उसको बनाने में ये बनाने में हेल्प करता है। जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ये जो आवरण होता है इसको तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। एफएसएच हुआ या एलएच हुआ, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और एफएसएच को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये दोनों ही हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। किसके द्वारा निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलते हैं ये हार्मोन। और ये गर्भावस्था को या अंडोत्सर्ग को या अंडे को बनाने के लिए, इन सारी ही चीज़ों में ये दोनों हार्मोन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? मासिक चक्र के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है महिला की गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर अधिक है मतलब महिला गर्भवती है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम है तो इसका मतलब उसका पीरियड्स आ गए हैं और महिला गर्भवती नहीं है। यही जो होती है पीरियड्स को रोकता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन है कहाँ बनता है? प्लेसेंटा में बनता है। और पहली तिमाही के दौरान माँ के रक्त और मूत्र में पाए जाने वाले जो एससीजी का हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग क्या करता है? एफएसएच फॉलिकल को बनाने में मदद करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। एक क्वेश्चन आता है कि किस हार्मोन की मतलब अंडोत्सर्ग के समय कौन सा हार्मोन अपनी चरम अवस्था पे होता है? तो वो एलएच हार्मोन ही होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इन चारों हार्मोन में ये एक इकलौता हार्मोन है जो किस में पाया जाता है? ये पुरुष में भी पाया जाता है और ये महिलाओं में भी पाया जाता है। दोनों में प्रजनन के लिए सामान्य रूप से काम करता है। इसके अलावा ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है अंडाशय में परिपक्व अंडों के उत्पादन में मदद करता है। जो अंडाशय है उसमें अंडे जो बन रहे हैं उनके उत्पादन में जो मदद करता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करता है। इसके अलावा पुरुषों में भी ये शुक्राणु के उत्पादन में मदद करता है, महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन में मदद करता है, और जो पुरुषों में शुक्राणु के उत्पादन में मदद करता है। अगर इसका असामान्य स्तर होता है तो पुरुष बांझ हो जाते हैं और महिला भी बांझ हो जाती है। इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यौन संबंधी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिला की जो जांचें होती हैं, गर्भवती महिला की टोटल कितनी जांच होना चाहिए? तो गर्भवती महिला की टोटल 4 जांच होनी चाहिए। कब कब होना चाहिए ये चारों जांचें? पहली होना चाहिए गर्भावस्था की पता चलने के तुरंत, मतलब 0 से 12 सप्ताह के बीच हो जाना चाहिए। जैसे ही महिला को पता लगे कि उसको गर्भवती है, उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो पहली जांच तब हो जाना चाहिए। दूसरी जो जांच होती है वो 14 से 26 सप्ताह के बीच होती है। दूसरी जांच कब होती है? 14 से 26 सप्ताह के बीच दूसरी जांच होती है। तीसरी जो जांच होती है वो 28 से 34 सप्ताह के बीच होती है। तीसरी जांच कब होती है?
तीसरी जांच 28 से 34 सप्ताह के बीच होती है और जो चौथी जांच है वो 36 सप्ताह से प्रसव तक होती है। चौथी जांच कब होती है? 36 सप्ताह से प्रसव तक जो जांच होती है वो चौथी जांच होती है। ठीक है, ये सारी जांचें होती हैं। तो टोटल कितनी जांचें होती हैं गर्भवती महिला की? गर्भवती महिला की टोटल 4 जांचें होती हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बैच के बारे में, ये एमसीक्यू ई बुक के बारे में बता चुकी हूँ। ये ई बुक अलग से नहीं मिलेंगी, आपको हमारे बैच में ही मिलेंगी और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना सारा टॉपिक है, इतने सारे चीज़ें आप कैसे पढ़ोगे। यही कारण है कि हम इन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद कराएं। आज हमने जो हमारे ग्रुप में ट्रिक द्वारा याद कराया है, हमने जनवरी से जून तक जितने भी दिवस हैं सारे दिवस करवाए हैं। इसमें गर्भाशय ग्रीवा जागरूकता दिवस भी है ना। इसमें आपका परिवार दिवस भी आ जाता है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस, कुछ रोग तो कॉमन है जो आपको याद है, जैसे कि टीबी दिवस है, ये सारे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि सुरक्षा दिवस कब पड़ता है, विश्व सुरक्षा दिवस कब पड़ता है, अलग अलग प्रकार के जो इम्पोर्टेंट सारे रोगों के दिवस हैं। मलेरिया हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, सिकल सेल उन्मूलन दिवस हुआ, जैसे कि 19 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार से सारे ही जनवरी से जून तक के हमने सारे दिवस को ट्रिक द्वारा याद करवाया है और कल इसमें जुलाई से दिसंबर तक कराया जाएगा। आप अगर हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो पुराने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पुरानी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप रेगुलर टॉपिक तैयार करके आप टेस्ट भी दे पाओगे। अगर आप चाहें तो आप 28 दिन में भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपकी पूरी तैयारी भी हो गई है तो आप अपना प्रैक्टिस देके भी आप खुद अपने आप को परिपक्व कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला है, गर्भवती महिला में टीटी के टीके की 2 खुराक के बीच कितने का अंतराल होना चाहिए? 1 महीने या 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। तो टीटी की जो टीके हैं 1960 के दशक से आरंभ हो गए थे नवजात टिटनेस को रोकने के लिए, और गर्भावस्था के दौरान भी आरंभ हो गए थे। पहले ये टीटी के नाम से दिया जाता था, अब ये टीडी के नाम से दिया जाता है, टिटनेस डिप्थीरिया। इसकी मात्रा जो होती है 0.5 ml होती है। 2 खुराकें इसकी दी जाती हैं, एक दी जाती है TT1 और एक दी जाती है TT2। TT1 और TT2 के बीच कितने सप्ताह का अंतराल होना चाहिए? 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। गर्भवती महिला को पता लगते ही पहला टीका लग जाना चाहिए और उसके 4 सप्ताह बाद दूसरा लग जाना चाहिए। अगर एक महिला अगर दूसरे बच्चे को जन्म दे रही है और दूसरे बच्चे और पहले बच्चे के जन्म के बीच 3 वर्ष से कम का अंतर है तो टीटी का बूस्टर देना चाहिए। TT1 और TT2 उन महिलाओं को नहीं लगता है जिनके बच्चों के बीच 3 वर्ष से कम का अंतर है, लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा का अंतर है तो TT1 और TT2 दोनों का ही टीका उनको लगेगा। अगर गर्भवती महिला को टीके लगते हैं तो उसकी स्थिति में उसको टीके की जगह पे दर्द भी हो जाता है, सीने में शरीर में दर्द भी हो जाता है, अतिसार भी हो जाता है, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। अगला है, प्रसव पूर्व अवधि के दौरान महिला के रक्त की मात्रा क्या होती? प्रसव पूर्व मतलब प्रसव नहीं हुआ हो उसके पूर्व महिला में रक्त की मात्रा में क्या बढ़ती? तो उस समय महिला में रक्त की मात्रा बढ़ती है और उसका बीपी भी हाई होता है। गर्भ के कुछ हफ्तों में रक्त की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और गर्भावस्था के दौरान ये लगातार बढ़ती रहती है। प्लाज्मा की मात्रा भी बढ़ती है। इस 50% वृद्धि में से जो अधिकांश जो वृद्धि होती है वो 34वें सप्ताह के गर्भ में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये, और जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात की जाए, अगर हम गर्भवती महिला में बात की जाए तो अगर गैर गर्भवती महिला है तो 12 से 15 जो है उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितनी? अगर गैर गर्भवती महिला है, ठीक है। लेकिन अगर गर्भवती महिला है तो उसका हीमोग्लोबिन 11.5 से लगभग 14 तक होना चाहिए सामान्य स्थिति में पहली तिमाही में, और दूसरे तिमाही में कितना होना चाहिए? 9.7 से 14.8। जो हीमोग्लोबिन पहली तिमाही में होना चाहिए वही हीमोग्लोबिन उसका तीसरी तिमाही में होना चाहिए। दूसरी तिमाही में थोड़ा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, 9.7 से 14.8 तक होना चाहिए, लेकिन पहली और तीसरी तिमाही में हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। 11 से अगर हीमोग्लोबिन कम होता है, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो महिला जो होती है वो एनीमिक कहलाती है, उसको एनीमिया हो जाता है। यदि अगर महिला को एनीमिया हो जाता है तो उसको आयरन फॉलिक एसिड की 360 गोलियां दी जाती हैं। सामान्य जो गर्भवती महिला है उसको आयरन फॉलिक एसिड की कितनी गोली दी जाती हैं? 180 गोली दी जाती हैं, जिसमें आयरन की मात्रा 100 मिलीग्राम रहती है और फॉलिक एसिड की मात्रा 500 माइक्रोग्राम रहती है आयरन फॉलिक एसिड की गोली में। अगर सामान्य महिला है, गर्भवती महिला है, सामान्य उसको एनीमिया नहीं है तो 180 हो जाएंगी, लेकिन अगर उसको एनीमिया है तो 360
8 गोली उसको आयरन फॉलिक एसिड की दी जाएंगी। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है गर्भवती महिला की देखभाल में, इनको बहुत अच्छे से करना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में आयरन फॉलिक एसिड की लाल रंग की गोलियां दी जाती हैं। कैसे रंग की? लाल रंग की गोलियां दी जाती हैं। अगला है गर्भवती महिला का रक्तचाप कितना हो चाहिए। देखो 120/80 तो हमारा हाँ सामान्य लोगों का होता है, लेकिन अगर गर्भवती महिला है तो उसका जो बीपी होना चाहिए वो 140/90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 140/90 एक गर्भवती महिला का होना चाहिए। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछें, नवजात बच्चे का रक्तचाप कितना होना चाहिए? नवजात बच्चे का जो रक्तचाप होता है वो कम होता है, औसत रक्तचाप उसका होता है 64/41। नवजात बच्चे का रक्तचाप कितना होता है? 64/41। सामान्य का कितना होता है हमारा? 120/80। गर्भवती का कितना होता है? 140/90। और नवजात बच्चे का कितना होता है? 64/41 होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका बढ़ता जाता है। जैसे 1 महीने का बच्चे का 95/58 हो जाता है, मतलब ऊपर का सिस्टोलिक 95 हो जाता है और डायस्टोलिक 58 हो जाता है। ठीक है। नवजात शिशुओं में उच्च रक्तचाप जो होता है वो गुर्दे की रक्त वाहिका में रक्त के थक्का के कारण हो जाता है। ठीक है। तो अलग अलग बच्चों में ये अलग अलग होता है। इसी के एवरेज देखें तो ये 64 से 41 के बीच होता है। आपको नवजात का भी पता होना चाहिए, आपको गर्भवती महिला का भी पता होना चाहिए, आपको सामान्य, तीनों ही फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही आपको याद होना चाहिए। अगला है ये हेल्प सिंड्रोम क्या होता है। देखो हेल्प सिंड्रोम होता है गर्भवती महिलाओं में या बोले प्रसवोत्तर महिलाओं में एक जानलेवा स्थिति होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HELLP। इसमें एस से मतलब होता है हेमोलिसिस। एस से मतलब क्या होता है? एस से मतलब होता है हेमोलिसिस। हेमोलिसिस मतलब होता है आरबीसी का टूटना। हेमोलिसिस मतलब क्या होता है? हेमोलिसिस मतलब होता है आरबीसी का टूटना। ई का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर। एलिवेटेड लीवर मतलब यकृत की क्षति। एलिवेटेड लीवर मतलब क्या होता है? यकृत की क्षति। ठीक है। और एक एल से मतलब क्या होता है? लो प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट की संख्या क्या है? कम है। दूसरे एल का मतलब क्या हो जाता है? दूसरे मतलब का प्लेटलेट का मतलब कम होना। और पी से मतलब हो जाता है यहाँ पे, पी का मतलब हो जाता है सिंड्रोम, मतलब कमी हो जाना। इन सारी चीज़ों की कमी हो जाना को हम बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम। ये जो हेल्प सिंड्रोम है ये किन लोगों में दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है, किन लोगों में ये होता है? तो गर्भावस्था के दौरान ये होता है। और इसका मेन जो फुल फॉर्म होता है ये HEL का ही मेन फुल फॉर्म होता है, HEL। इसको इसमें एस से हो जाता है क्या? हीमोलिसिस मतलब आरबीसी का टूटना। ई से हो जाता है एलिवेटेड लीवर मतलब लीवर का कमज़ोर होना। और एल से हो जाता है लो प्लेटलेट। ठीक है। ये प्री एक्लेम्सिया की एक गंभीर स्थिति हो जाती है। हेल्प सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं की मौत हो जाती है। और ये प्री एक्लेम्सिया जो बढ़ता है ना, बीपी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, मूत्र से प्रोटीन निकलने लगता है, ये इसका मेन कारण, हेल्प सिंड्रोम का जो मेन कारण होता है वो बीपी का बढ़ना ही होता है। तो ये हेल्प सिंड्रोम किन महिलाओं में होते हैं? ऐसी महिलाएं जो प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित होती हैं उनमें ये होता है। और ये तीसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा होता है। किसमें? तीसरी तिमाही में। आपसे ये पूछ सकते हैं हेल्प सिंड्रोम किस में ज़्यादा होता है, किस महीने में ज़्यादा होता है गर्भवती महिला के? तो तीसरी तिमाही में सबसे आम होता है। हेल्प सिंड्रोम में से जो महिलाएं हेल्प सिंड्रोम में से पीड़ित हैं उनमें से 24% महिलाओं की मृत्यु जो है हो जाती है। तो ये पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना। किसकी स्थिति जटिलता है ये? प्री एक्लेम्सिया जब जटिल स्थिति में पहुंच जाता है तो वो हेल्प सिंड्रोम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा अपडेट, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा निःशुल्क वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एडवांस लेवल के, तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा 6260190944 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी नीचे दी गई है। और अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं, हम जीतेंगे बैच, या आप जो फरवरी से हमारा प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है वो लेना चाहते हैं, जहाँ पे हम दिन भर प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, दिन भर टेस्ट होंगे आपके, रात भर टेस्ट होंगे आपकी, जितना ज़्यादा हो सकता है टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस की जाएगी। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बैच ले सकते हैं। अपरा या प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बन जाता है? अपरा या देखो, अपरा जो होता है
4 सप्ताह में बनना आरंभ होता है और 12 सप्ताह में ये पूर्ण हो जाता है। 4 सप्ताह में ये बनना आरंभ होता है। कब? 4 सप्ताह से ये बनना आरंभ हो जाता है और ये 12 सप्ताह में बनना पूर्ण हो जाता है। प्लेसेंटा के लगभग 70-80 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। यूट्यूब पर डली हुई है, आपको वहाँ पर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। प्लेसेंटा एक गोलाकार होता है, इसका व्यास लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होता है इसका व्यास, और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 3 सेंटीमीटर होती है, किनारे पे पतला होता है। इसका वजन जो होता है औसतन इसका वजन 500 ग्राम होता है। बच्चे के वजन और प्लेसेंटा के वजन का अनुपात 1:6 होता है, ठीक है। और गर्भाशय की भित्ति का लगभग 30% हिस्सा होता है। 12 सप्ताह में ये बनकर टोटली पूर्ण हो जाता है। कब? 12 सप्ताह में ये बनकर टोटली पूर्ण हो जाता है। ये मैं बता चुकी हूँ अधिनियम के 2000 MCQ। ये अधिनियम आपको सबसे कठिन लगता होगा ना, ये 2000 MCQ लगा लीजिएगा। 4-5 दिन बैठ के लगाओगे आप, ये पूरे अधिनियम के MCQ लग जाएंगे। इसमें सारे अधिनियम आपके कवर होंगे। मातृत्व लाभ अधिनियम हुआ, जो लिंग निषेध अधिनियम हुआ, घरेलू हिंसा हुआ, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुआ, सारे ही अधिनियम, अशिष्ट रूपण अधिनियम, सारे अधिनियम, बाल श्रम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सारे अधिनियम के MCQ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो भी लेना चाहता है वो हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लो। फरवरी फर्स्ट वीक में आपको ये मिलेगी। उन्नत भ्रूण एमनियोसेट सर्जरी से किसका पता नहीं लगाया जा सकता? भ्रूण के द्वारा, जो भ्रूण में एमनियोटिक ड्रग्स से हम पता लगाते हैं, किस बीमारी का पता नहीं लगा सकते? डाउन सिंड्रोम का लगा सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का भी लगा सकते हैं, भ्रूण का लिंग का लगा सकते हैं, जॉइंटिस पीलिया का नहीं लगा सकते। जॉइंटिस पीलिया का हम नहीं लगा सकते, बाकी हम सबका लगा सकते हैं। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र से जुड़ी समस्या होती है, जिसके कारण बच्चे की विकास पे प्रभाव पड़ता है। और इनकी ये इस तरह से कोई सिंड्रोम आ जाता है तो यहाँ के जो बच्चे, इन लोगों की जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर में भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। पुरुष जो है वो महिला की तरह व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पे 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ये सिंड्रोम के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें करवा दूँगी। एमनियोसेंटेसिस में किस दोष का निदान किया जा सकता है? एमनियोसेंटेसिस द्वारा इनमें से किस दोष का निदान कर सकते हैं? तो ट्राइसोमी का कर सकते हैं, न्यूरल ट्यूब दोष का भी कर सकते हैं, संक्रमण का भी कर सकते हैं, फेफड़ों की परिपक्व, सारे ही कर सकते हैं। ABCD इसके सारे आंसर हो जाएंगे। गर्भवती महिलाओं में डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल आंचल शुरू किया है, किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान राज्य में किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। आंचल कहाँ शुरू किया है? राजस्थान राज्य में किया है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु का सही क्रम क्या है? पहले कौन सी अवस्था होती है? सबसे पहले होती है डिंब अवस्था, फिर होती है पिंड अवस्था। पहले डिंब अवस्था होती है, फिर क्या होती है? पिंड अवस्था होती है। अगला है FAS। इनमें से FAS का अर्थ क्या होता है? FAS क्या हो जाता है? देखो, अगर महिला जो होती है वो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करती है, तो बच्चे में ये सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम। स्थायी स्थिति होती है, भ्रूण में तब विकसित होती है जब महिला शराब पीती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके कारण बच्चे को FASD रोग हो जाता है। FASD रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीटस अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके कारण मस्तिष्क में क्षति होती है, विकास में देरी होती है, शरीर की और भी कई असामान्यताएं इसके कारण देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 6260190944 पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।